नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, 5 सितंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है और जो कि सिविल अपील नंबर 6791 ऑफ 2013 की है और जिसमें अपीलेंट वर्सेस एक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड अनदर एक कंपनी है और जो जिसे रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और यहाँ पर अपीलेंट ने चैलेंज किया था NCDRC नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज किया था और उसमें जो कॉम्पनसेशन थी वो क्लेम की थी 90,20,000 समथिंग का जो कॉम्पनसेशन है वो क्लेम किया था अगेंस्ट द फार्मास्यूटिकल कंपनी। और इन्होंने यहाँ पर ये जो क्लेम किया था उसमें इस क्लेम जो था वो इस आधार पे था कि एक इंजेक्शन लगाया गया था और इंजेक्शन के बेसिस पे कुछ एडवर्स कॉम्प्लिकेशन थे वो डेवलप हो गए थे। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये NCDRC के ऑर्डर के अगेंस्ट में आए थे। NCDRC ने कोई रिलीफ जो है अपीलेंट को नहीं दिया था। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और जजमेंट में क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और एक बात जो है वो काफ़ी रेलिवेंट है वो बताई है क्योंकि ये जितने भी कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं उसमें समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं और अगर समरी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि जो भी एविडेंस होता है वो एविडेंसेस बाय द वे ऑफ एफिडेविट दिया जाता है। तो इसमें जो भी पार्टी अपना एविडेंस जो फाइल करती है तो ऑपोजिट पार्टी को पास क्रॉस एग्जामिनेशन का जो स्कोप नहीं होता है क्योंकि इसमें विटनेस बॉक्स में जो है पार्टी वो अपेयर नहीं होती है तो इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो संभव नहीं हो पाता है। और तो ऐसे में माननीय कोर्ट ने कहा कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है तो क्योंकि समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं तो अपोजिट पार्टी के पास पूरी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी इंटेरोगेटरीज जो हैं वो फाइल कर सकती हैं। अगर जो भी एफिडेविट में वो अगर चैलेंज करना है एफिडेविट की स्टेटमेंट के बेसिस पे इंटेरोगेटरीज है वो फाइल कर सकती है। और जो उसमें क्या होगा कि ऑपोजिट पर जो पार्टी ने एफिडेविट दिया है वो उनको डायरेक्शन दी जाएगी कि उनकी इंटेरोगेटरीज को वो जो है वो रिप्लाई दे। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को एक बार देख लेते हैं और माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और क्या रिलीफ मिला अपीलेंट को कि नहीं, जो हम देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एक ऑर्डर था 2012 का ऑर्डर था NCDRC का, उसको चैलेंज किया गया था और केस जो था वो 1999 में फाइल किया गया था। तो जो इसमें बताया गया था कि कंप्लेनेंट ने जो NCDRC ने ये हेल्ड किया था मींस ये डिसीजन दिया था कि कंप्लेनेंट जो है वो मतलब मिजरेबली फेल टू एस्टैब्लिश द केस इन रिगार्ड्स आइदर ऑफ द डिफेक्ट इन ड्रग इन क्वेश्चन और एनी नेग्लिजेंसी अमाउंटिंग टू डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो यहाँ पर बताया कि जो कंप्लेनेंट है वो साबित नहीं कर पाए कि तो जो ड्रग्स जो दी गई थी उसमें या तो कोई डिफेक्ट था या फिर इस तरह की कोई लापरवाही थी जो कि डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज में कुछ डेफिशिएंसी रही हो जो कि रिस्पोंडेंट की साइड से रही हो जो जब वो उन्होंने मैन्युफैक्चर की हो ड्रग को। तो इसलिए जो कंप्लेंट थी NCDRC ने वो खारिज कर दी थी, डिसमिस कर दी थी। अब फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे, देखिए कि जो अपीलेंट थे वो उन्होंने इम्यूनिटी के लिए एक हेपेटाइटिस से इम्यूनिटी लेने के लिए 1998 में एक फैमिली फिजिशियन के पास गए थे कि वो ताकि रिपीटेड डोज ऑफ वैक्सीन थी, वैक्सीन का नाम बताया गया है और अपने जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ वो एक डोज लेने के लिए गए थे वैक्सीन की। और अपीलेंट ने कंटेंट किया कि उन्होंने 4 सिंगल डोज है वैक्सीन की ली थी और जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने एडमिनिस्टर की थी, एक उनके ऊपर की थी, एक वाइफ पे और 2 सन्स के ऊपर। और फैमिली मेंबर्स के कोई एडवर्स रिएक्शन ड्रग का नहीं आया, लेकिन अपीलेंट को जब वैक्सीनेशन दी गई तो एक सीवियर पेन हुआ था लेफ्ट शोल्डर में जहां इंजेक्शन लगाया गया था और उनको पेन होने से उनका जो जब भी शोल्डर मूव करते थे तो उनको पेन होता था और स्किन जो थी जहां इंजेक्शन लगाया था वो शाइनी हो गई थी और एक एरिथीमा विद लोकल टेंडरनेस जो थी वो डेवलप हो गई थी। ये मेडिकल टर्म्स हैं थोड़ी सी।
और फिर इसके बाद बताया कि अपीलेंट ने कुछ एनाल्जेसिक्स लिए थे जो मेडिकल एडवाइस में बताए गए थे, और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए थे 1998 में, अगस्त 1998 में, और ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एक्सरे और सीटी स्कैन लेफ्ट शोल्डर को रेडियोलॉजिकल टेस्ट के लिए एडवाइस किया था, लेकिन कोई ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मेलिटी थी वो डिटेक्ट नहीं हुई थी। तो और फिर इसके बाद जनरल फिजिशियन के पास कांटेक्ट किया था उन्होंने, और जनरल सर्जन को भी कांटेक्ट किया था जिन्होंने अपीलेंट को एग्जामिन किया, और उन्होंने फिर न्यूरो फिजिशियन के पास भेज दिया, और न्यूरो फिजिशियन से वो 13 सितंबर 1998 में मिले, और जो न्यूरो फिजिशियन ने जब एग्जामिन किया तो एक नर्व कंडक्शन टेस्ट था वो किया, और स्टेरॉइड्स थी वो एडमिनिस्टर की। अपीलेंट ने कहा कि उनकी सडन परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई शोल्डर में, जो उसकी वजह से उनको काफ़ी जो हुई थी, जो वैक्सीन जो लगाई गई थी उसकी वजह से उनको डिसेबिलिटी हो गई। जो रिस्पोंडेंट्स ने जो मैन्युफैक्चर करते हैं उस वैक्सीन को, वो उसका जो एडवर्स रिएक्शन हुआ था जो कि एडमिनिस्टर की थी 10 अगस्त 1998 में। और अपीलेंट जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक कंपनी का नाम बताया, और उससे उनकी जो परफॉर्मेंस है अफेक्टेड हुई थी, और जो रिस्पोंडेंट कंपनी के सामने समक्ष भी उन्होंने इशू को रखा। और लेकिन जो अब यहाँ बताया कि जो ग्रीवेंस थी वो बताई नहीं गई थी, बस ये प्रोसेस पे बताया गया था कि सिंस जो अपीलेंट है उन्होंने लर्न किया कि पेन जो है वो सफ़र हुई है, जो सफर्ड बाय द अपीलेंट वाज, जो कि माइटोसिस एक बीमारी बताई, मायोस्टिसिस एक बीमारी बताई, जो कि एक कंडीशन है जो कि एडवर्स रिएक्शन हुआ था, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर करती हैं उस वैक्सीन से उनको एक मायोस्टिसिस एक बीमारी हुई थी। और फिर उन्होंने इसके बाद फिर से कांटेक्ट किया रिस्पोंडेंट से, और रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी नहीं आया, तो जो कि उन्होंने फिर अपीलेंट ने पाया कि ये डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज है, और जो कि उन्होंने सफ़र किया डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज से, और इसके बाद वो एक कंप्लेन जो है एनसीडीआरसी में ले गए, और कॉम्पोजिशन 90,20,557 रुपए की कॉम्पोजिशन जो है वो उन्होंने पे की। और रेस्पोंडेंट्स भी अपेयर हुए एनसीडीआरसी में, और उन्होंने अपना वर्जन फाइल किया और क्लेम को डिस्प्यूट किया। और यहाँ पर जो एलिगेशन थी, जो ड्रग जो परचेज की गई थी और जो एडमिनिस्टर जो था वो डिनाइड किया गया फॉर द वांट ऑफ नॉलेज, इस वो कि एडमिनिस्टर की गई है दवाई या फिर परचेज की गई है, क्योंकि एक कोई भी प्रूफ जो है कंप्लेनेंट ने नहीं प्रोड्यूस किया था। और जो नेचर ऑफ ड्रग और जो थी वो क्वालिटी और प्योरिटी डिटेल्स जो बताया गया था उसके रेफर पे। और यहाँ बताया कि एक मायोस्टिसिस से बीमारी थी, और ये रिस्पोंडेंट ने बताया कि ये कई रीजंस की वजह से हो सकती है और कई इसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। और ये कंटेंट किया कि अपीलेंट जो है एस्टैब्लिश नहीं कर सके कि जो सफरिंग जो मायोस्टिसिस की जो बीमारी जो सफरिंग हुई है वो एक एडवर्स रिएक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग जो बताई है उसकी वजह से हुआ है। तो इसके बीच में ये एस्टैब्लिश करना अपीलेंट का काम था, वो यहाँ पर नहीं कर पाए। अब एनसीडीआरसी के समक्ष में बताया गया कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस किए थे अपीलेंट ने कि उन्होंने वैक्सीन परचेज की, और जो जहाँ पे जो नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट जो उन्होंने लिया था वो जो कि शोल्डर ऑफ पेन जो कि रिलेटेड था, शोल्डर ऑफ पेन जो अपीलेंट ने एक्सपीरियंस किया था, जो इमीडिएटली वैक्सीन के बाद जब वैक्सीन जब लगाई थी उसके बाद इमीडिएटली लिया था। तो यहाँ पे कनेक्ट करना दो इंसिडेंसेस को कनेक्ट करना, एस्टैब्लिश करना कि अपीलेंट ने एक मायोस्टिसिस बीमारी हुई थी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन से हुई थी, और अपीलेंट ने जो बताया कि एक एफिडेविट था वो फाइल किया, और एफिडेविट जो डॉक्टर थे उनका भी जो था जिन्होंने एडमिनिस्टर की थी वो भी जो है फाइल किया, और एक एफिडेविट जो एक उनके अंकल थे अपीलेंट के, सॉरी अंकल हैं जो हु इज द अंकल ऑफ द अपीलेंट, तो उन्होंने भी एक फाइल किया। और अपीलेंट ने कंसल्ट किया था, दो डॉक्टर्स का नाम बताया, और जो कि जिन्होंने सफ़र किया था, जो बताया उन्होंने अपीलेंट ने कि वो उन्होंने सफरिंग की थी, जो डिस्कम्फर्ट जो हुआ था वैक्सीनेशन की वजह से डिस्कम्फर्ट हुआ था। और ये एफिडेविट्स जो थे वो एविडेंसेस के इन ल्यू में फाइल किए गए थे। और रिस्पोंडेंट्स ने जो सर्टिफिकेट रिस्पोंडेंट्स ने अब क्या किया था, एक अपना सर्टिफिकेट ऑफ द रिलीज ऑफ वैक्सीन फाइल किया था, और जो डिटेल्स ऑफ एफिडेविट थे एक उनके कंपनी सेक्रेटरी हैं उन्होंने फाइल किया था, और एक
जो एक वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताया, उन्होंने जो है एसोसिएट जनरल काउंसिल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स जो है, उन्होंने डिटेल्स थी वो प्रोसीजर जो बताया गया है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, प्रोसीजर जो मैन्युफैक्चर जो में फॉलो किया जाता है वो उसका, और सर्टिफिकेशन और ड्रग कैसे ली जाती है, तो ये सारा का प्रोसीजर का उन्होंने डिटेल्स फाइल किए। अब एनसीडीआरसी ने ग्रेवल कंटेंशंस को देखते हुए ये निकाला कि माइस्टोसिस जो है जो कंसिडरेशन में ली बीमारी को, और ये एडवर्स रिएक्शन की वजह से हुआ है, जो मिनिमम लेवल जो ये इंडिकेट नहीं किया गया कि ये एडवर्स रिएक्शन जो की वजह से हुआ है, जो लिटरेचर जो वैक्सीनेशन का जो कंपनी किया था, और जहाँ पे वाइल जो है जो इसके बेसिस पे नहीं पता चलता है कि ये डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज हुई है, और इसके बेसिस पे कंक्लूजन पे एनसीडीआरसी में ने कंक्लूजन पे आए, और उन्होंने अपना एक ऑर्डर था वो यहाँ पर प्रोनाउंस किया, वो पूरा ऑर्डर यहाँ पर डिटेल बताया गया है। अब यहाँ पर उसे एग्रीवेट होके यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए, एनसीडीआरसी के ऑर्डर को चैलेंज किया था। अब यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि ये जानना जरूरी है कि कंक्लूजन जो रिकॉर्ड किया गया था एनसीडीआरसी ने, और क्या वो कंक्लूजन था वो एरोनियस और परवर्स था, जहाँ पे उसमें इंटरफेरेंस की जरूरत है। मैटर को काफी मतलब काफी मतलब मैटर वाज हर्ड एट लेंथ, काफी देर तक सुना गया, और पोजीशन जो एग्जिस्ट हुई कि जो एस्पेक्ट्स डिटरमाइन करने थे कि कोई सफिशिएंट एविडेंस बनता है जो एस्टेब्लिश करता हो अपीलेंट को कि उन्होंने उनको माइस्टोसिस हुई हो, और जो उसका जो कॉज था वो वैक्सीनेशन की वजह से हुआ हो जो कि उनको एडमिनिस्टर की थी। और सेकंड एस्पेक्ट की कोर्ट ने देखा कि जो माइस्टोसिस है, अगर उसे मिनिमम कॉज भी एस्टेब्लिश किया जाता तो ये नॉन मेंशनिंग ऑफ द सेम एक एडवर्स रिएक्शन है, वो एक लिटरेचर और व्याल में बताया गया है। क्या उसे जो रिएक्शन जो है वो हुआ है तो वो एक कंसिडरेशन और डेफिशिएंसी सर्विसेज माना जाएगा, जो मोर पर्टिकुलरली जो इंस्टेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में हुए हैं। तो दो एस्पेक्ट्स को इन्होंने कोर्ट ने डिसाइड करना था, और यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि जो एविडेंसेस, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था वो नहीं फाइल किया गया था, जो कि परचेज ऑफ वैक्सीन कहाँ खरीदी गई और फिर जो एडमिनिस्टर की गई, तो ये ऐसा कुछ जो है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया गया था। जो फैक्ट्स बताए गए थे कि फैमिली डॉक्टर थे जो अपीलेंट के, उन्होंने एक एफिडेविट था वो फाइल किया था और बताया था कि जो वैक्सीन था, इंजेक्शन था, वो एडमिनिस्टर किया गया था। उन्होंने एडमिनिस्टर किया था अपीलेंट को 10/8/1998 में, और डेल्टॉइड मसल्स होती है जो लेफ्ट आर्म की जो डेल्टॉइड मसल है उसमें लगाया गया था। और उन डॉक्टर ने ये बताया कि वैक्सीन जो थी वो एक सिंगल डोज थी, अडल्ट वैक्सीन थी, और जो एक केमिस्ट से खरीदी गई थी पूना में, और कोई डिटेल्स जो है नहीं बताए गए कि उन्होंने जो एडवाइस की थी और जो प्रिस्क्रिप्शन जो था, प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो खरीदा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया इसमें। तो यहाँ पर मैटर को प्रेजेंट नेचर में अपीलेंट ने कंटेंट किया कि उन्होंने उनके जो और उनके फैमिली मेंबर्स ने वैक्सीन ली थी, और उसके फैमिली मेंबर्स को कोई कंप्लेंट नहीं हुई थी, और जो अर्लियर 2 डोजेस थी उसकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जो पेन जो हुआ, जब फाइनल डोज ली गई तभी पेन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि मैटर रिक्वायर्स टू बी व्यूड विद सर्कमस्पेक्शन, काफी मतलब देखना पड़ेगा इस पे, और ऑनेस्ट जो होता है इसमें कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अपीलेंट के ऊपर है कि वो एस्टेब्लिश करे कि जो उनको इन द फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट नेचर को देखते हुए वो प्रूफ करे। सिर्फ यहाँ पर एफिडेविट थे वो डॉक्टर्स के, वो फाइल किए थे जो कि अपीलेंट ने फाइल किए थे। कोई ऐसा एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड में नहीं अवेलेबल हुआ। सेकंड जो विटनेस थे वो अपीलेंट के, वो खुद उनके अंकल थे जिन्होंने कंसल्ट, जो अपीलेंट ने उनको कंसल्ट किया था। अब स्टेटमेंट जो एफिडेविट में बताए गए, जो कि बताए गए थे विद रिगार्ड्स टू एडवाइस जो उनको दी गई थी, जो उन्होंने अपीलेंट ने टेंडर की थी, और एक सिमिलर कंप्लेंट थी विद रिगार्ड्स टू सिमिलर कंप्लेंट जो उनकी नॉलेज में थी। अब यहाँ पे कोर्ट ने बताया कि जो अपीलेंट के जो काउंसिल थे उन्होंने ये बताया कि एफिडेविट जो है वो सफिशिएंट होने, जो सफिशिएंट है वो कोर्ट उसके बेसिस पे कंक्लूजन पे आ सकती है। जो अपीलेंट ने फिर एक डिसीजन के ऊपर रिलाई किया, मलय कुमार गांगुली वर्सेस डॉक्टर सुकुमार मुखर्जी एंड अदर्स। तो ये पैराग्राफ 45 के ऊपर बताया कि रिलायंस दिया गया उन्होंने। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दी कि जो जजमेंट जो है
जो कि उसको रीड नहीं किया जा सकता इस प्रोविजन इन द स्टैच्यू, बट एक पहले ये देखना जरूरी है कि एविडेंटरी वैल्यू को असेस करना जरूरी है कि ओवरऑल नेचर ऑफ केस क्या था, एविडेंस जो दिया गया था रिकॉर्ड में और जो एफिडेविट के तौर पे वो क्या वो सब मटेरियल को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर ये इंस्टेंट केस में ये प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट ने कहा कि ये समरी प्रोसीजर होता है एनसीडीआरसी में। क्रॉस एग्जामिनेशन जो किया जाता है, जो सिविल कोर्ट में जैसा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, वो उसको फॉलो नहीं किया, वो फॉलो नहीं किया जाता है, वुड नॉट बी फॉलोड एनसीडीआरसी में। जैसे सिविल कोर्ट्स में जाते हैं और कोई भी एफिडेविट फाइल करते हैं तो अपोजिट पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि एफिडेविट के आधार पे या फिर जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो रेलिवेंट पार्ट होता है, उसके बेसिस पे जो अपोजिट साइड है, जो उनके काउंसिल है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं किसी जो पार्टी एफिडेविट जो है वो फाइल करती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एनसीडीआरसी में प्रोसीडिंग समरी नेचर होती है, तो इसमें एफिडेविट के बेसिस जो है क्रॉस एग्जामिनेशन जो वैसा सिविल कोर्ट में होता है वैसा नहीं फॉलो किया जाता है। लेकिन ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये हमेशा ओपन होता है कि इंटेरोगेटरीज जो है, जो स्टेटमेंट जो दी गई है एफिडेविट में, उसके बेसिस पे इंटेरोगेटरीज जो है वो फाइल की करें। और इंटेरोगेटरीज क्या होती हैं, एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो फाइल किए जाते हैं। वो सिविल इंटेरोगेटरीज जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड में मेंशन की गई है। कोई भी जो पार्टी को एफिडेविट देती है और अपोजिट पार्टी उसको क्रॉस कुछ करना चाहते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो एक इंटेरोगेटर्स के फॉर्म पे एक जो है वो फाइल की जा सकती है। इसका डिटेल प्रोविजन आपको सिविल प्रोसीजर कोड में मिल सकता है आराम से। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई थी, लेकिन यहाँ पर कहा कि एफर्ट नहीं किया गया, लेकिन रिस्पॉन्डेंट की तरफ से कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया गया, लेकिन ये डेट्रीमेंटल नहीं है, अगेंस्ट में नहीं जाएगा। क्योंकि क्यों नहीं है वो आप यहाँ पर बताया कि अपीलेंट ने ये बताया कि जो साइट किया गया था केस, यह इंडिकेट करता है कि मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है वो रेफर किए गए थे एफिडेविट में, जो कि डॉक्टर्स ने बताया था, और एक क्लोज परस्यूट ऑफ एफिडेविट देखने के बाद ये इंडिकेट किया गया था कि एडमिनिस्टर ऑफ द वैक्सीन दी गई और जिसकी वजह से शोल्डर पेन था रिपोर्ट की गई। और यहाँ पर बताया कि नेम्स ऑफ द डॉक्टर्स थे रेफर किए गए थे जो उन्होंने फर्दर ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन एफिडेविट में ना तो एफिडेविट में बताया गया कि जो डॉक्टर्स ने सब्सिक्वेंटली ट्रीट किया था अपीलेंट को विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द शोल्डर पेन, वो ऐसा कुछ नहीं फाइल किया गया था इसमें एफिडेविट में। और ना ही एफिडेविट में ये बताया गया कि डॉक्टर्स ने जिनको ट्रीटमेंट किया था, जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया था, उन्होंने भी ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया था जो मेडिकल टर्म्स थी और विद रिगार्ड्स टू द मेडिकल रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट, जो कि एफिडेविट में मेंशन किया गया है कि वैक्सीनेशन ही कॉज है जिसकी वजह से अपीलेंट को मायोस्टोसिस बीमारी हुई है और जिसकी वजह से उनको डिसेबलमेंट हुई है नेचर की, जिसकी वजह से अपीलेंट ने कॉम्पोजिशन की है। सिर्फ ये पैरा नंबर 24 एफिडेविट में ये मेंशन किया गया था कि ही बीइंग द फैमिली डॉक्टर, की वो एक फैमिली डॉक्टर है अपीलेंट के, और उनके ओपिनियन में कि एक जो डिसऑर्डर हुआ है वो एक रिएक्शन हुआ है वैक्सीन का, और जिसकी वजह से कंप्लेंट ने काफी सफर किया है। तो कोई ऐसा मटेरियल नहीं बताया जिसकी बेसिस पे कंक्लूजन पे आ सके कि सर डॉक्टर के सिर्फ ये बताया है कि किस मैनर एक्सेप्ट टू ओपिन इन दैट मैनर, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने मटेरियल में कि जो एफिडेविट में कि जिसके बेसिस पे कंक्लूजन पे आ जा सके। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने कहा कि अगर नॉन क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं भी किया गया है या फिर इंटेरोगेटरी स्टैंडर्ड नहीं की गई है, तो वो भी इंटेरोगेटरी अगर टेंडर भी कर दी जाती तब भी एक अननेसेसरी था, क्योंकि एफिडेविट में कुछ जो है वो ऐसा रेलेवेंट बात नहीं बताया गया है। तो ये दूसरे डॉक्टर के बारे में भी ऐसा ही जो है कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि कहा कि एक हेयरसे के बेसिस पे बताया गया, मींस हेयरसे के बेसिस में कि जो सुना था और जो बताया गया था, और एफिडेविट में ही यहाँ पर कोर्ट ने बताया कुछ काफी ज्यादा जो है जो सफिशिएंट एक्सप्लेनेटरी नहीं है, कोई उनकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर सारा कुछ डिटेल करने के बाद कोर्ट ने इस पॉइंट पर भी कंसिडर किया कि नॉन मेंशनिंग ऑफ मायोस्टोसिस, कि अब कोर्ट ने जो ड्रग्स कंपनी थी उन्होंने
इस डिजीज के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया था 0.02% लोगों को एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। तो सारा कुछ फाइनल कंक्लूजन करने के बाद कोर्ट ने बताया कि जो ऑलरेडी उन्होंने अपना जो डिस्क्लोजर था वो कर दिया था कि मायोस्टोसिस जो है वो काफी मिनिमल एक्सटेंट में होती है, 0.02 जो होती है इन मिलियन, मतलब 10 लाख में से होती है, मतलब 10 लाख में से भी एक के से भी कम लोगों को होती है। तो ऐसे में कोई नेग्लिजेंसी हुई है रिस्पोंडेंट की, ऐसे में एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं है। और अगर करेक्ट पर्सपेक्टिव पर भी देखा जाए इस मैटर को, तो यहाँ पर कि अपीलेंट ने मायोस्टोसिस जो बीमारी है वो सफर हुई थी, और कॉज जो हुआ था उस वैक्सीन की वजह से हुआ था जो एडमिनिस्टर की गई थी, ये ऐसा कुछ एस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है, ऐसा एस्टेब्लिश हुआ नहीं है, जो कि मिनिमल रिक्वायर्ड करना जरूरी था। जब भी एविडेंस को कंक्लूड करने के लिए ये मिनिमल रिक्वायरमेंट की जरूरत थी, जो कि एक प्रीपोंडेंसीज ऑफ द एविडेंस प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है, और क्योंकि सिविल केस हमेशा प्रीपोंडेंसीज ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। और अपीलेंट ने जो है कैनट बी हर्ड टू कंप्लेंट को ऐसे नहीं सुना जा सकता कि वो कंप्लेंट करे कि रिस्पोंडेंट ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया उनकी रिड्रेस करने के लिए ग्रीवेंसेस को। अगर सारे एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने के बाद हम यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एनसीडीआरसी ने कोई ऐसी एरर नहीं की थी जिसकी बेसिस पे कोई इंटरफेरेंस की जरूरत हो। तो इस सारे बेसिस पे जो पाया कि जो अपील है वो डिवाइड ऑफ मेरिट्स है, उसको डिसमिस किया जाता है विद नो ऑर्डर एज टू द कॉज। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि एनसीडीआरसी का जो ऑर्डर में कोई मतलब एरर नहीं थी, कोई इलीगलिटी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।